हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। बच्चों, रेडियो कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी तक हमने आपसे क्लास 8 की हिस्ट्री में जो बातें की हैं उसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से अंग्रेज़ों का शासन अब भारत पर हो चुका था और उसके विरोध में जो तमाम भाग थे भारतीय सोसाइटी के असंतुष्ट थे, परेशान थे, और उसी का ये रिजल्ट था कि 1857 का रिवोल्ट हमें देखने को मिला। उसके कारणों पर भी हमने चर्चा की। बच्चों, उसके साथ में हमने आपसे कहा था कि हमेशा से ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरीके से एजुकेशन को देखा और किस प्रकार से भारत में उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये एक अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते थे कि भारत जो है वो अनसिविलाइज्ड नेशन है और उसको हमें सिविलाइज्ड बनाना है। इसका अर्थ ये था बच्चों कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भारत की देखी जिनको हाईलाइट किया और फिर उनके बेसिस पे भारतीय सभ्यता को, भारत के लोगों को पिछड़ा कहा। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो भारतीय समाज में व्याप्त थी, आज हम उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और किस तरीके से उन कुरीतियों को, उन बुराइयों को जो भारत का एक इंटेलिजेंशिया निकल कर आ रहा था उसने उनका जवाब दिया। यानी हम बात करेंगे कुछ सोशल इवल्स की और उनके रिफॉर्म्स के लिए जो मूवमेंट भारत में चलाया गया उनके बारे में, कौन कौन से रिफॉर्मर्स हुए। बच्चों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल इवल हम कह सकते हैं भारतीय समाज में व्याप्त थी, एंड दैट वाज देयर सिंस वेरी एंशिएंट टाइम्स। हमने अक्सर देखा है कि देयर वर हार्डली एनी विमेन रूलर्स ड्यूरिंग इंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत ही कम महिला शासक हुई हैं, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो चाहे वो मिडिवल इंडिया हो। हमने आपको बताया कि किस तरीके से रज़िया के शासन की बागडोर संभालने पर जो उलेमास थे वो बहुत नाराज़ हुए थे और अल्टीमेटली ऑल ऑफ दूज थिंग्स लेड टू हर डेथ। और एंशिएंट इंडिया में भी हम देखते हैं कि सती प्रथा जैसी जो कुरीतियाँ थी वो हमारे समाज में व्याप्त थी। बार बार हमने उनका जिक्र किया। जौहर जैसी प्रथा का हमने जिक्र किया जो मिडीवल राजपूत किंगडम्स थे उनमें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। तो कुल मिलाकर बच्चों स्थिति ये थी कि महिलाएं जो थी दे वर नॉट कंसीडर्ड इक्वल। उनको सती होना पड़ता था आइदर बाय चॉइस और बाय फोर्स। उनकी एजुकेशन के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात थी उस समय पर। एंड इट वाज बिलीव्ड कि एक बहुत कॉमन जो भ्रांति थी वो ये थी कि यदि लड़कियों को पढ़ाया जाएगा तो वो विधवा हो जाएंगे। इस तरीके के विचार उस समय में हुआ करते थे बच्चों। तो ऐसे समय पर महिलाओं की स्थिति को सुधारना बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका था और जिसके लिए कुछ खास लोग जैसे राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग आगे आए। एंड राम मोहन राय का छोटा सा हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। राम मोहन राय जो थे बंगाल में उनका जन्म हुआ एंड ही वाज अ पॉलीग्लॉट इन द सेंस कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में वेल वर्स थे। ही न्यू पर्शियन, ही वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ही वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंशिएंट टेक्स्ट। उन्होंने संस्कृत पे कमांड होने की वजह से जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट थे उनको अच्छी तरीके से पढ़ा एंड ही वुड कम अप विद रीजंस एंड लॉजिक टू से कि ऐसा कोई भी टेक्स्ट नहीं है पुराना जो ये कहे कि सती प्रथा होनी चाहिए, कि महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद सती हो जाना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने अपना मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ही वुड गो टू प्लेसेस और वहाँ पर वो अपने जो तर्क थे वो देते थे। एंड एट द सेम टाइम सिंस राजा राम मोहन राय वाज आल्सो ऑफ द व्यू कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका प्रचार प्रसार होना भारत में बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके कारण ही जो इग्नोरेंस है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इस पर काम किया और अल्टीमेटली फ्यू ईयर्स बिफोर हिज डेथ जो 1829 के आसपास सती प्रथा को इलीगल घोषित कर दिया गया। दैट वाज अ विक्ट्री फॉर राजा राम मोहन रॉय एंड द पीपल लाइक हिम। महिलाओं से संबंधित और जो कई बातें थी वो उसमें एक ये था कि उनकी शिक्षा की थी कि शिक्षा उनको नहीं मिलती थी। उनको शिक्षा के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। जो थोड़ी बहुत शिक्षा हासिल की भी महिलाओं ने उस दौर में वो या तो सीक्रेटली उन्होंने हासिल की या फिर उनके हस्बैंड या उनके जो पिता होते थे वो उन्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित करते थे, पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन महिला अपने आप में इतनी सक्षम नहीं थी कि वो अपनी पढ़ाई के लिए और सोच सकें। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए भी विचार आए और उसके लिए भी मूवमेंट्स हुए। महिलाओं के जो वोटिंग राइट्स हैं उसके लिए भी
आंदोलन हुए, उसके लिए भी बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे, पर्टिकुलरली खुद महिलाओं ने ये कहा कि हमें भी वोटिंग राइट्स होने चाहिए। हालांकि नेशनल मूवमेंट के दौरान चूँकि महिलाओं की प्रतिभागिता उस समय तक आते आते बढ़ चुकी थी, तो उस इशू को थोड़ा पीछे रखा गया और बाद में जो पॉलिटिकल राइट्स थे उनको बराबर रूप से मिले। बच्चों, महिलाओं के साथ एक और जो महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी चाइल्ड एज मैरिज। जब बच्ची की एज बहुत कम होती थी, इनफैक्ट बच्चों की भी, तो उनकी बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, जिसका परिणाम ये होता था कि जो बच्ची होती थी उनका फिजिकली दे वर नॉट रेडी टू कंसीव एंड दे वर नॉट रेडी टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वर असाइंड टू देम एट सच टेंडर एज। तो उससे बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती थी महिलाओं में, और यही कारण था कि इन्फेंटिसाइड्स और इस तरीके की चीज़ें भी होना शुरू हुई, क्योंकि महिलाओं को, लड़कियों को बहुत एक बोझ के रूप में देखा जाने लगा। इन सब चीज़ों के लिए भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग, केशव चंद्र सेन जैसे लोगों ने अपने एफर्ट्स के साथ ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर समाज में एक इन्फॉर्मिंग माहौल बनाकर ऐसी प्रथाओं से समाज को निजात दिलाई। जो इसके अलावा और सामाजिक बुराई की हम बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई भारत के जो सोसाइटी में थी वो थी कास्ट डिस्टिंक्शन। शायद आज आप आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे समाज में कुछ इस प्रकार की भ्रांतियाँ थी, इस प्रकार की कुरीतियाँ थी कि किसी एक पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करने वाले किसी व्यक्ति को पानी, ये यूं कह सकते हैं कि उसकी छाया से भी बचा जाता था। उनको अनटचेबल कहा गया, उनको छूना पाप माना जाता था, और उसके लिए जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे उनका हवाला दिया जाता था। ऐसी प्रथाओं के लिए, ऐसी जो कुरीतियाँ थी उनके लिए बहुत सारे लोग आगे आए, जिसमें सबसे मुख्य जो नाम होते थे पुराने समय से हम बात करें तो नारायण गुरु थे केरल से, जिन्होंने इसके खिलाफ पूरा एक लिटरेचर तैयार किया। एंड ही वुड टॉन्ट एट रिलीजियस scriptures. He would say, I would rather have no religion than the religion which kind of authorizes such heinous activities. तो इस तरीके के जो लोग थे उन्होंने कास्ट प्रॉब्लम के ऊपर काम किया, और जो अनटचेबल्स थे उनकी स्थिति को सुधारने में मदद की। उसके साथ में एक और जो दिक्कत थी अनटचेबल्स के साथ, या जो लोअर कास्ट जिनको कहा गया था, उनको मंदिर में भी एंट्री नहीं करने दिया जाता था। उसके लिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स चलाए गए समय समय पर। नारायण गुरु के बाद हम बताते हैं कि रामास्वामी नायकर थे, जिनको पेरियार के रूप में भी जाना जाता है, पेरियार के नाम से भी जाना जाता है केरल में। पेरियार का भी यही कहना था कि ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरे ट्रेडिशंस होते हैं, पूरा जो भी कर्मकांड है, दैट वाज लार्जली अ टूल टू सस्टेन द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म का उन्होंने विरोध किया। उनके साथ में ज्योतिबा फूले थे महाराष्ट्र से, जिन्होंने गुलामगिरी जैसी पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने गुलामों से कंपेयर करते हुए जो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग थे, उनको कहा कि इन लोगों की जो लाइफ है इतनी मुश्किल है यहाँ पर, और ऐसा जो भी धर्म ऐसी कुरीतियों को अपने स्ट्रक्चर में जगह देता है, वो धर्म वास्तव में निंदा के योग्य है। तो इस तरीके से ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर जैसे लोगों ने, जिनको लोअर कास्ट समझा जाता था, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत काम किया। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर हमारे पूरे नेशनल मूवमेंट के दौरान निकल कर आती है, जिन्होंने लोअर कास्ट के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। खुद एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट में उनका जन्म हुआ, और उसके बाद उन्होंने बहुत हायर एजुकेशन हासिल की। ही वेंट टू इंग्लैंड, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पढ़ाई की। फ़िलासफ़ी के विद्वान थे, साथ में इकोनॉमिक्स के विद्वान थे, और उन्होंने बहुत लॉजिकल एनालिसिस किया कास्ट सिस्टम का, और उसके बाद ही केम टू द कंक्लूजन कि हमें खुद ही इस कास्ट डिस्टिंक्शन को मिटाना होगा। वी डोंट हैव टू वेट फॉर पीपल फ्रॉम सो कॉल्ड हायर कास्टेज टू ग्रांट अस कंसेशन। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमें संगठित होना पड़ेगा, तभी हम जो परंपरा है इसका हम सामना कर पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे बच्चों। तो इस प्रकार ये कास्ट जो डिस्टिंक्शन था, जो एक कुप्रथा थी, कुरीति थी, इसके खिलाफ भी इस पूरे दौर में लड़ाइयाँ हुई, और अल्टीमेटली जो सब चीज़ों का उद्देश्य था वो ये था कि भारत में एक कॉन्शियसनेस आ चुकी थी उस समय तक। और आपने शायद महसूस भी किया हो कि ज़्यादातर ये वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन को एक तरीके से हासिल किया, और उसके बाद दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मॉडर्न वैल्यूज़। तो इस तरीके से बच्चों ये सोशल जो एक स्ट्रक्चर था, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, उनकी एक
हमने आपसे चर्चा की। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आगे अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।